फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्रीलंका में चल रही इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में हमको देखने को मिलता है कि श्रीलंका एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ पर श्रीलंका की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये बात अनाउंस की कि वो दिन में लगभग 7.5 से 8 घंटे तक पावर कट करेगा, क्योंकि इस वक्त कंट्री के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ऑयल खरीद सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल रही है कि फ्यूल स्टेशन के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं हमको। लोग राशन की दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगा रहे हैं। यहाँ पर बस ओनर्स का कहना है कि वो आने वाले समय में अपनी बसेस को चलाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है। यहाँ पर श्रीलंका में फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही है। लोगों के पास गवर्नमेंट ने खाने के ऊपर और राशन के ऊपर एक लिमिट लगा के रखी है, जिससे कोई भी व्यक्ति एक लिमिट से ज़्यादा फूड को नहीं खरीद सकता। ये सब बातें बताती हैं कि श्रीलंका इस वक्त कितनी सीरियस क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका में कितनी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है प्रेजेंट सिचुएशन, उसके बाद हम देखेंगे क्या कारण है इस इकोनॉमिक क्राइसिस के। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे इस समय में इंडिया किस तरह से मदद कर रहा है श्रीलंका की, और लास्ट में हम देखेंगे इस क्राइसिस से श्रीलंका कैसे बाहर आ सकता है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। यहाँ पर यह आशंका लगाई जा रही है कि श्रीलंका एक सॉवरेन रिस्क को फेस कर रहा है। फ्रेंड्स, सॉवरेन रिस्क का मतलब होता है कि जब कोई भी एक सॉवरेन कंट्री इस स्टेज पर आ जाए कि वो अपने लिए हुए कर्ज को वापस ना कर सके, तो उसका मतलब है कि वो कंट्री सॉवरेन रिस्क को फेस कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि श्रीलंका के ऊपर काफ़ी कर्ज है, उसने काफ़ी लोन लिया है, और यहाँ पर श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स इतने नहीं हैं कि वो उस कर्ज को वापस कर सके। इसलिए ये बोला जा रहा है कि श्रीलंका इस वक्त एक सॉवरेन रिस्क को फेस कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि श्रीलंका के अंदर इन्फ्लेशन 16.8% तक चला गया है। इसलिए वहाँ पर जो आम आदमी है उनको बेसिक और एसेंशियल चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पर एक मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ डेली सर्वाइवल पर डिपेंड कर रहा है। और अगर बात करें कि श्रीलंका के पास इस वक्त कितने फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है श्रीलंका के पास इस वक्त सिर्फ 2.31 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व बचे थे फरवरी एंड तक, जो इस मार्च के महीने में धीरे धीरे और भी कम हो गए होंगे। तो एक तरफ तो श्रीलंका के पास सिर्फ 2.31 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स हैं, और दूसरी तरफ उसको इसी साल लगभग 7 बिलियन डॉलर का कर्जा चुकाना है, और ओवरऑल उसके ऊपर 45 बिलियन डॉलर का कर्जा है जो श्रीलंका को चुकाना है। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि श्रीलंका के पास पैसे बहुत कम है और कर्जा बहुत ज़्यादा है, इसलिए श्रीलंका एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। फ्रेंड्स, इसी वजह से श्रीलंका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को भी फेस कर रहा है। फ्रेंड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब होता है जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट कम करती है, इंपोर्ट ज़्यादा करती है, तो उसका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, एक्सपोर्ट बिल कम होता है। इस वजह से ये होता है कि इंपोर्ट करते वक्त उसको डॉलर्स में पैसे खर्च करने पड़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका खर्चा डॉलर्स में होता है, जिससे उसके फॉरेन रिजर्व्स पर और भी असर पड़ता है, और कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते वक्त भी और नेगेटिव होती चली जाती है। इसी वजह से श्रीलंका का जो रुपी है वो भी डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और हाल ही की बात करें तो $1 में आपको लगभग 250 से 300 श्रीलंकन रुपीस मिल जाएंगे, जो दिखाता है कि श्रीलंका की करेंसी कितनी गिर चुकी है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से ही श्रीलंका के पास आज इतने डॉलर्स नहीं हैं कि वो ऑयल खरीद सके, और बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ के सामान हैं जैसे कि फूड, उसको इंटरनेशनल मार्केट से खरीद सके। और इन्हीं कारणों की वजह से श्रीलंका में इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, जिसका असर हमको श्रीलंका के आम नागरिकों पर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये तो थी प्रेजेंट सिचुएशन श्रीलंका की। आइए अब हम देखते हैं श्रीलंका इस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा, क्या कारण है जिस वजह से श्रीलंका में ये इकोनॉमिक क्राइसिस आई। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चरल वीकनेस। श्रीलंका की इकोनॉमी के जो बेसिस हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनमें हमको वीकनेस देखने को मिलती है, तभी श्रीलंका इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि श्रीलंका जो भी सामान बेचता है, यानी कि ट्रेड करता है इंटरनेशनल मार्केट में, वो बहुत ही कम है परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में, और इंपोर्ट ज़्यादा करता है। इसी वजह से श्रीलंका के पास हमेशा डॉलर्स की कमी रहती है। और दूसरी तरफ हमको ये भी देखने को मिलता है कि श्रीलंका FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में नाकाम रहा है। श्रीलंका के अंदर खासकर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जिस वजह से श्रीलंका वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाया है,
और वहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो भी लगातार गिरता जा रहा है। तो यहाँ पर जो सरकार की कमाई है वो भी कुछ खास नहीं है। तो सरकार जब कमाएगी ही नहीं तो किस तरह से वो बिल पे करेगी इंटरनेशनल मार्केट में, ये बात भी एक सोचने वाली है। और यहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट इस बात को भी रियलाइज नहीं कर पाई है कि उसको अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को बढ़ाना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी और जो गवर्नमेंट के पास डॉलर्स की कमी है उसको वो पूरा कर सकती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं जो श्रीलंका के अंदर बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, इसलिए यह श्रीलंका इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। और अगर हम बात करें इमीडिएट कॉजेज़ की, तो यहाँ पर सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है कोविड ने। यहाँ पर सबसे बुरा असर पड़ा है टूरिज्म पर। श्रीलंका लगभग $4 बिलियन कमाता था टूरिज्म से, और कोविड के चलते पिछले 2 सालों में उसको ये $4 बिलियन का लॉस हुआ है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर एकदम बंद हो गया। और यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिला कि कोविड के चलते जो श्रीलंका के लोग बाहर जाकर नौकरी करते थे, माइग्रेंट लेबर्स थे, वो लोग भी बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाए और पैसा नहीं कमा पाए, और इस वजह से जो श्रीलंका की आम नागरिक हैं उनकी इनकम पर भी काफ़ी असर पड़ा। और कोविड के चलते ही श्रीलंका में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सका। तो यहाँ पर कोविड की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। कोविड का असर तो एक तरफ था ही था, मगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें भी कुछ फ्लॉज थे, कुछ कमियाँ थी, जिस वजह से हमको ये क्राइसिस देखने को मिलती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पॉपुलिस्टिक मेजर्स को अपनाना चालू करा, जहाँ पर उसने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर ध्यान नहीं दिए, बल्कि उसने जनता को लुभावने वादे किए। यहाँ पर गवर्नमेंट ने टैक्स कट करने की बात करी, वैसे ही गवर्नमेंट की इनकम टैक्स रेवेन्यू से काफ़ी कम है, और टैक्स कट करने की वजह से गवर्नमेंट की इनकम यहाँ पर और भी कम हो गई। दूसरा मेजर डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया वो ये था कि गवर्नमेंट ने बोला कि अब वो श्रीलंका के एग्रीकल्चर को पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेगा। इस डिसीजन के कारण जो श्रीलंका का एग्रीकल्चर था उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट के लिए तो काफ़ी अच्छी है, मगर इनिशियली उसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसलिए यहाँ पर श्रीलंका के डोमेस्टिक फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 25 से 30% की कमी आई, जिस वजह से इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ा और गवर्नमेंट को इस वक्त इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं फूड आइटम्स दूसरे देशों से। इन डिसीजन के साथ साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक और स्टांस लिया, जहाँ पर उसका कहना था कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से लोन नहीं लेगा, जो कंसेशन पर लोन देता है। IMF की स्थापना ही इसलिए हुई है कि वो देशों की मदद कर सके जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहे हों, या फिर जब वो सॉवरेन रिस्क फेस कर रहे हों। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट IMF से लोन नहीं लेना चाहती, क्योंकि जब IMF लोन देती है तो वो कंट्री से बोलती है कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव करे, कुछ चेंजेस लाए, जिससे उसकी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो सके और आगे बढ़ सके। और यही चीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर करना नहीं चाहती। इसलिए हम देखते हैं श्रीलंका ने फिर चाइना से लोन लेना चालू किया, और चाइना यहाँ पर 6.5% तक इंटरेस्ट लेती है लोन में, जो काफ़ी हाई है इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि अगर श्रीलंका वर्ल्ड बैंक IMF से अगर लोन लेती है तो उसको यहाँ पर लोन रिपेमेंट करने के लिए भी 25 से 40 साल मिलते हैं, और उसको इंटरेस्ट भी सिर्फ 1% के आसपास पे करना पड़ता है। इस पॉलिसी की वजह से ही हमको देखने को मिलता है कि श्रीलंका के ऊपर इतना कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। चाइना के अलावा श्रीलंका ने यहाँ पर और भी कर्ज उठाया सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू। फ्रेंड, सॉवरेन बॉन्ड्स एक कमर्शियल बोरिंग होती है जो कोई भी कंट्री इशू कर सकती है। यहाँ पर इस बॉन्ड को आप डोमेस्टिक करेंसी में या फॉरेन करेंसी में इशू कर सकते हैं। जब भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट को कर्ज लेना होता है तो वो सॉवरेन बॉन्ड को इशू करता है। फ्रेंड्स, सॉवरेन बॉन्ड को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आज श्रीलंका को $100 की ज़रूरत है, तो वो $100 की बॉन्ड मार्केट में इशू करेगा। आप इस बॉन्ड को $100 में खरीद लेंगे और श्रीलंका को यहाँ पर $100 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को पैसे मिल जाते हैं, मगर यहाँ पर जिसने बॉन्ड खरीदी है उसको ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट उसको ये $100 तो वापस करेगी आने वाले टाइम में, साथ साथ इस पर इंटरेस्ट भी देगी। और इन सॉवरेन बॉन्ड्स पर लगभग 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है। और साथ में सॉवरेन बॉन्ड्स शॉर्ट पीरियड्स के लिए होती हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट को 5 से 10 साल के अंदर पैसे वापस करने पड़ते हैं। और यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि श्रीलंका के ऊपर जितना भी कर्जा है उसमें से 56% कर्जा सॉवरेन बॉन्ड्स का ही कर्जा है। फ्रेंड्स, ये सब बातें बताती हैं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कुछ मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी ब्लंडर्स करे हैं, जिस वजह से श्रीलंका इस वक्त इतनी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। आइए अब हम देखते हैं इंडिया किस तरह से मदद कर रहा है इस वक्त श्रीलंका की।
यहाँ पर इंडिया ने जनवरी 2022 से ही श्रीलंका की मदद करना चालू कर दी थी। यहाँ पर इंडिया ने लगभग 2.4 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस देने की बात करी है श्रीलंका को, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया 400 बिलियन डॉलर आरबीआई के थ्रू करेंसी स्वैप करेगा श्रीलंका से। फ्रेंड्स, करेंसी स्वैप का यह मतलब होता है कि यहाँ पर श्रीलंका को हम 400 बिलियन डॉलर देंगे और एक प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्सचेंज रेट पर ये 400 बिलियन डॉलर श्रीलंका हमको रिटर्न करेगा। मगर जब श्रीलंका हमको ये 400 बिलियन डॉलर रिटर्न करेगा, वो डॉलर्स के टर्म्स में नहीं करेगा, वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी यानी कि श्रीलंकन रुपीज़ में वो ये पैसा रिटर्न करेगा हमको। तो इस करेंसी स्वैप के थ्रू श्रीलंका को यहाँ पर अमेरिकन डॉलर्स मिल जाएंगे, जिसकी उसको ज़रूरत है इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर इंडिया ने 500 मिलियन डॉलर का जो लोन दिया था श्रीलंका को, उसको डिफर कर दिया है, यानी कि उसको पोस्टपोन भी कर दिया है। और साथ में यहाँ पर इंडिया ने श्रीलंका को क्रेडिट लाइन इशू करी है, जिसके थ्रू वो फूड, फ्यूल और मेडिसिन को इंपोर्ट कर सकता है इंडिया से। फ्रेंड्स, क्रेडिट लाइन का यह मतलब होता है इंडिया ने यहाँ पर श्रीलंका को कुछ पैसे दिए हैं और उन पैसों से श्रीलंका इंडिया से ही सामान खरीदेगा, जिससे श्रीलंका की फूड, फ्यूल और मेडिसिन की क्राइसिस कम हो सके। यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया कि इंडिया ने 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है श्रीलंका को, जिससे श्रीलंका इंडिया से एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई ले सकता है। ये तो है इंडिया की तरफ से कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स। लॉन्ग टर्म में हम ये देखते हैं कि श्रीलंका चाहता है कि इंडिया की कंपनीज श्रीलंका में जाकर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को चालू करें। साथ साथ यहाँ पर श्रीलंका का रेलवे इंडियन रेलवे के साथ मिलकर अपने रेलवे को मॉडर्नाइज करना चाहता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है। श्रीलंका चाहता है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्रीज श्रीलंका में जाकर अपना सेटअप करें। यहाँ पर श्रीलंका उनको टैक्स हॉलीडेज देने की बात कर रहा है, अशोर्ड पावर देने की बात कर रहा है, साथ साथ जल्द से जल्द गवर्नमेंट क्लियरेंस देने की बात भी कर रहा है। इन सब इनिशिएटिव के थ्रू भी इंडिया श्रीलंका की लॉन्ग टर्म में मदद कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा इंडिया किस तरह से हेल्प कर रहा है श्रीलंका की। आइए अब हम देखते हैं ओवरऑल किस तरीके से श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट टर्म में तो श्रीलंका के ऊपर जो कर्जा है, जो एक्सटर्नल डेट है, उसको धीरे धीरे रिशेड्यूल करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। यानी कि यहाँ पर श्रीलंका को नेगोशिएट करना चाहिए उन कंट्रीज से जिससे उसने लोन लिया है, और वहाँ पर वो उन कंट्रीज से एक लंबा समय मांगे इस लोन को पे करने के लिए, अपने इंटरेस्ट रेट को कम करने की डिमांड करे, जिससे श्रीलंका के ऊपर जो फॉरेन डेट का बर्डन है धीरे धीरे कम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो श्रीलंका के लिए यहाँ पर रहेगी वो यह है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट इस बात को रियलाइज़ करे कि उसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इसलिए है क्योंकि उसके फंडामेंटल्स इकोनॉमी को लेकर काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर श्रीलंका को कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में और अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में, और ऐसा करने से ही श्रीलंका की इकोनॉमी आने वाले समय में इस क्राइसिस से आगे बढ़ पाएगी। यहाँ पर श्रीलंका को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से असिस्टेंस लेना चाहिए और अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म्स की तरफ ले जाना चाहिए। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको पॉपुलिस्टिक मेजर्स से पीछे हटना पड़ेगा, और जो पॉलिटिकल कॉस्ट होती है रिफॉर्म्स की, जहाँ पर कुछ समय के लिए गवर्नमेंट को कुछ इकोनॉमिक दिक्कतें फेस करना पड़ेंगी, मगर वो लॉन्ग टर्म में कंट्री के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। ये चीज़ समझकर और लोगों को समझाकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी श्रीलंका की यही होनी चाहिए कि वो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी लेके आए, यानी कि वो खाने में सेल्फ सफिशिएंसी लेके आए। फूड आइटम्स को लेकर उसको किसी भी दूसरी कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े, इस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट को नए डोमेन्स ढूंढने चाहिए इकोनॉमी के, जहाँ पर श्रीलंका और आगे बढ़ सकता है। साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वो किससे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट को वही ट्रेड पार्टनर चुनना चाहिए जो गवर्नमेंट को फेवरेबल हो, जो उससे इंटरेस्ट कम ले और जिससे ट्रेड करने में लॉन्ग टर्म में श्रीलंका को फायदा हो। ऐसे ट्रेड पार्टनर्स को श्रीलंका को चुनना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जिससे श्रीलंका अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर सकता है। यहाँ पर आपके पास भी अगर कुछ सजेशन हो कि किस तरीके से श्रीलंका इस क्राइसिस से निकल सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करा है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।